So, hello and welcome. This is Aditya Sangwan. You are watching the IUR. Today, we have a very magnificent and charming personality with us, Rocky Mohan sir. जिनको आप कहें कि वो जो आप देखते हैं ना इंस्टा पे रील्स फूड की वो लजीज व्यंजन खाते हुए अलग अलग कभी नॉन वेज कभी मटन कभी चिकन और साथ ही साथ में इन्होंने अपना पैशन जो है कुकिंग का वो स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम रील्स के साथ। और ओल्ड मंक जो है इतना बड़ा ब्रांड जिसको नेशनल ड्रिंक कहते हैं ऑलमोस्ट वो इन्हीं की फैमिली से निकलती है। सो क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ वो वेलकम जी आया नु ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा मेरे को बस इतना ही आता है कि नहीं हाल है नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ। जी आया नु। अच्छा जैसे आपके राजस्थान में खमा गणी का जवाब देते हैं ना। हाँ हाँ मैं हरियाणा से हूँ। हाँ तो एक ही बात है। अब अच्छा अभी आपने अभी जो लास्ट अपना वीडियो बनाया है वो राजस्थान पे ही है। हाँ हाँ वो राजस्थान हाँ पे। तो देखो याद रहा मुझे। सो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स थे वो सारे आपको ओल्ड मॉन्क अंकल बोलते हैं? जी नहीं बिल्कुल। अ, मुझे रॉकी बोलते हैं। जी रॉकी मोहन के नाम से जानते हैं, स्कूल से यही नाम रहा है। ओके। सो आई एम यूज्ड टू द नेम रॉकी। यू वर इन स्नार आई थिंक। एब्सोल्युटली। कैसे थे वो टाइम पूरा? वेरी और क्या बढ़िया स्कूल था, लाजवाब जगह। कसौली में पहाड़ के जी पीछे। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पर ये थी कि एक वो को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल था। तो दोस्ती यारी घनिष्ठ प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलनसार सिचुएशन और बहुत ही छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नहीं जैसे दिल्ली और बम्बई में 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर किसी को पता ही नहीं कौन कौन है। हमारी क्लास के अंदर हमें याद है कि 30-32 से ऊपर कोई बच्चे नहीं होते थे क्लास के अंदर। तो उसका बेनिफिट था कि आप सबको जानते थे, सबकी ऊपर नीचे जानते थे, सबके माँ बाप को जानते थे क्योंकि घर से खाना आता था। अच्छा क्या बात है। तो सनार वॉज होम फॉर मी। बट मैं शुरू के सालों में लखनऊ में पढ़ा, लमाटनिया कॉलेज। ओह क्योंकि अगेन जब अमेजिंग प्लेस। पार्टीशन के बाद मेरे पेरेंट्स रावलपिंडी से माइग्रेट करके इंडिया आए तो सीधा सोलन गए। तो सोलन में मेरे दादाजी रह गए और मेरे जो वालिद हैं, फादर जो हैं, वो लखनऊ चले गए ओके। और लखनऊ मेरा घर बन गया लिटरली। ओह और अभी तक मेरा घर वहीं पर है। अच्छा जो रावलपिंडी से जो लोग थे उनका एक ट्रेडिशन है जो वहाँ पे बड़े जो फैमिली का जो मर्द है वो कुकिंग करते थे। तो आपके जो एंसेस्ट्रल वो वही वाला पूरा पैटर्न था? आपने बहुत बढ़िया बात बोली। हमारे घर में लेडीज़ खाना ही नहीं पकाते। अच्छा ना मेरी दादी बनाती थी, ना मेरी नानी बनाती थी, ना मेरी माँ बनाती थी और ना मेरी बीवी बनाती है। तो कोई भी लेडी इस घर के अंदर खाना नहीं पकाती। अच्छा और कुछ इत्तेफाक से ऐसे ही है कि हम लोग सारे जितने मर्द हैं हम लोग कड़छियाँ घुमाते फिरते हैं। ओके ओके बट ये पैशन है बस। इट्स अ गुड थिंग। ओके। बट फूड की जर्नी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है लाइफ के अंदर। खाने से आदमी पहचाना जाता है और खाने से प्यार बांटा जाता है। बिल्कुल। आप जिसके लिए खाना पकाते हैं या जो आपके लिए पकाता है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है, वो प्यार है। तो वो जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अगर आप सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो तो प्यार से खाना किसी के लिए बना लीजिए। तो मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशन हमारे घरों में बहुत सालों से चल रही है और अभी भी चल रही है। ओके। सो यू बीन टू लंदन जहाँ पे आप रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहाँ पे आप अपना खुद का खाना बनाते थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ कुकिंग का शौक पूरा? मेरा कुकिंग का शौक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बचपन से ही था। वो तो बहुत देर की बात है क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे फादर को दफ्तर से आके शाम को कोई छोटी मोटी चीज़ बनाने का शौक होता था। तो हमेशा हम उनके साथ ही खड़े रहते थे। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर कीड़ा दिमाग में घुस गया। जी हाँ। और जब मैं यूके में था, पढ़ रहा था, क्योंकि स्कूल में तो कोई खाना पका नहीं सकता क्योंकि बना बनाया खाना मिलता है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था। बट जब भी घर आना तो कोशिश ये रहनी कि वो चीज़ें खाऊं जो हमें स्कूल में नहीं मिलती थी। ओके। तो घर पे आके कभी चाची को बोल दिया, कभी कभी माँ को बोल दिया, तो वो किसी ना किसी को कह के बनवा लेते थे। तो इत्तेफाक से जब भी मुझे मौका मिलता मैं कड़छी घर में किचन में जाके कुछ ना कुछ खेल तमाशा करता रहता था। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वहाँ से वापस आके लिटरली एक्चुअली वहीं पे घर के खाने की याद बहुत आए। तो जब आए तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था, ना ईमेल होता था।
तो चिट्ठियाँ आती जाती थीं या फ़ोन पे बात कर सकते थे। तो हमेशा ही फ़ोन के ऊपर माँ से पूछना कि जी राजमा कैसे बनाते हैं या दाल कैसे बनाते हैं या मीट कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत लिख के। अच्छा, तो रेसिपीज। हमारे एक और दोस्त थे जो वहाँ पर होटल का बिजनेस कर रहे थे। तो वो हर वीकेंड को आ जाते थे और हम दोनों लग के पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार में बना लेते थे और उसके बाद उसको फ्रीज कर लिया, फिर छोटे छोटे पैकेट हर दिन निकाल के उसको खा लिया। तो मेरा ख्याल है वहाँ से खाने का शौक़ बना। ओके। और फिर मैं लखनऊ चला गया। जब वापस आया तो लखनऊ गया। तो लखनऊ तो आपको पता ही है कि हाँ, वो खाने तो का। पूरा का पूरा हब है। जी बिल्कुल। और मेरी माँ अमृतसर की है तो वो भी खाने का हब है। और वहाँ भी वो मैन कुकिंग है शायद, जी बिल्कुल। अमृतसर में भी जी पूरा का बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। तो ये इंस्टा पे आपने कैसे स्टार्ट किया? ये आइडिया कैसे आया कि चलो इंस्टा पे काम करते हैं, थोड़ा रील वगैरह बनाते हैं? मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, ये बिल्कुल एक इत्तेफाक था। अच्छा। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो मेरी जो बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर है, वो एक दिन मेरे पास बैठी हुई थी, तो उसने कैमरा मेरा फ़ोन उठाया और मैं कुछ कह रहा था तो मुझे कहती है आप बोलो, मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ कर लो भाई। तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट था, पर मैं उसको कभी देखता नहीं, कभी किया नहीं, कभी कुछ नहीं। अच्छा। तो मुझे कोई चाह नहीं थी कि मैं कुछ करूं। मतलब मुझे कोई इसका कोई लगाव नहीं था कि मुझे इंस्टाग्राम में कोई फेमस फेमस बनना होना है है। या कोई जान पहचान होनी है। बट इत्तेफाक से वो मैंने रील डाली, वो डालने के बाद उसका कोई पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ दौड़ गई वो। तो 4 दिन 5 दिन के बाद मैं देखता ही रह गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भैया, हाँ। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं जो जो लाजवाब है। मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम का भी हाथ है उसके अंदर कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पर उन्होंने कोई एल्गोरिदम उनका कोई सेट हो गया। क्योंकि मैं पैसे नहीं खर्चता इंस्टाग्राम पे, मैं अच्छा। 1 रुपया नहीं बूस्ट करता, स्पॉन्सरशिप नहीं कुछ करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डू नॉट डू इट। एंड एज लक वुड हैव इट, इट जस्ट टुक ऑफ। So I now have, I don't know how many videos, how many reels which have crossed more than 4 million views. हाँ 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 हाँ, तो मुझे कुछ खुद नहीं पता होता कि कौन सी रील चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। मैं तो शौक के लिए करता तो अब तो पैसे भी कमा सकते हैं हूँ। अब इंस्टाग्राम वो से। पूरा का पूरा। खैर, सर ये बताइए, आपके फादर वेद रतन मोहन सर एंड योर मदर कैमिला, दे वर ग्रेट होस्ट। कौमिला। कौमिला। जी। तो उस वक्त जो पार्टी उनका ओरिजिनल नाम तृप्ता था। ओके। बट हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन थी कि बहुओं का नाम चेंज कर दिया जाता था। अच्छा। वो क्यों थी मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में। जी। ओके। तो उनका नाम ओरिजिनली तृप्ता था, शादी के बाद उनका नाम कौमला हो गया। बस जानी वो कौमला ही जाती थी, पर अपने घर में वो तृप्ता जानी जाती। ओके। सो वो बड़े लवली होस्ट थे जी। और बड़े पार्टी वार्टी तब होता था, तो कैसा टाइम था वहाँ से भी आपने देखा कुछ घर का पूरा? मेरे फादर इंसिडेंटली उन्होंने 2 काम बहुत डेडिकेटेडली किए। एक, उनको बहुत प्राइड थी नेशन बिल्डिंग में। मेरे दादाजी को, मेरे फादर को बहुत प्राइड थी नेशन बिल्डिंग में। और मुझे अभी तक याद है दादाजी का हर साल ये एक निश्चय होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के ये पूछना कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने दिया है। और उनको शौक इस बात का था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स उन्होंने दिया है कि नहीं दिया। ओके। तो एक वो नेशनलिज्म वाज अ लॉट कि भाई कंट्री को बिल्ड करना है। और मेरे फादर पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड थे, बहुत वेल इंदिरा जी से कनेक्टेड थे। and all, जी। तो उनका वो जो पॉलिटिकल लीनिंग था और बिजनेस की जो लीनिंग थी, तो जो मोन मीकन कंपनी बनी वो दादाजी और फादर ने इकट्ठे बैठ के बनाई। बट वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम वेरी अर्ली। दादाजी की डेथ हुई 1969 में और फादर की डेथ हो गई 1973 में। ओह माय गॉड। तो वो पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही बुरा था और मैं 19 साल का था जब वो चले गए। तो एज लक वुड हैव इट, मुश्किलातें फेस होती हैं, हर एक बिजनेस हाउस में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट टच वुड वी ओवरकेम देम सक्सेसफुली एंड द कंपनी स्टिल कंटिन्यूज to be very eminent, as you know. I mean, the product is still pre-eminent. ओह लेजेंड। जी। सो ज़्यादा एंटरटेनमेंट घर में पॉलिटिकल एंड फिल्म इंडस्ट्री, ओह। उसका बहुत ज़्यादा जोर था। तो पॉलिटिकल तो दे यूज्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, यूज्ड टू कम टू आवर होम इन लखनऊ।
My father was first became Padma Shri, then he became Padma Bhushan, then he became a member of parliament, he was MLC, he was the mayor of Lucknow, he was the chief scout of India, he was the chairman of the film censor board. Okay. He was a man with many talents. Unfortunately, he died at the age of 47, 48. मैं तो कभी सोचता हूँ कि अगर वो 70 साल की उम्र तक रह जाते तो पता नहीं क्या से क्या बन जाते. ये भी है. बट एनीवे दैट वाज अ गुड थिंग. बट फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका बहुत लगाव था बिकॉज हमारी जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से है, जो अर्स्टवाइल पंजाब है. और क्योंकि ये सारे के सारे जितने एक्टर थे ये सारे वहीं से आए थे. हाँ, जैसे तो अगर आप देखें पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इस एरिया से आए थे. तो वो एक लगाव था और सब एक दूसरे को ढूंढते थे उस समय कि यू नो बिकॉज अर्ली डेज ऑफ पार्टीशन, अर्ली डेज ऑफ अ न्यू कंट्री. तो एक प्यार मोहब्बत थी उनके अंदर. ओके. सो सर, ओल्ड मॉन्क की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? ओल्ड मॉन्क ड्रिंक की आपके फादर ने ही शायद उसको इन्वेंट तो किया. 1954 में फादर केम बैक फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से जब वापस आए तो वहाँ पर वो इन्फ्लुएंस हुए इस बात से कि ये जो सिस्टीन मंक्स होते हैं वो यूरोप के अंदर लिकर बहुत बनाते हैं, लिक्योर. हाँ. तो वो लिक्योर बनाते हैं तो वो आइडिया कहीं उनके जहन में रह गया कि यार ये अगर ये लोग बनाते हैं तो इसी नाम की अगर हम कोई चीज़ निकालें. तो वो इंडिया वापस आए. उस ज़माने के अंदर कोई डिजिटल लेबल्स नहीं बनते थे, कुछ नहीं होता था. तो इन हाउस बैठ के एक जो फिल्मी पोस्टर्स बनाते थे ओके. मिस्टर इरफान खान, उनको उन्होंने कहा कि भैया तुम ऐसे करो, तुम ऐसे 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 बनाओ, ये फ़ोटो देखो, इसका कॉपी करो, इसका इर्द गिर्द बनाओ. तो पीछे अगर आप देखें वहाँ पर बैरल्स बने हुए हैं, सामने एक मंक बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है. तो वहाँ से ये रम की शुरुआत हुई. बट ओरिजिनल नाम जो निकली मोहन मीकन से उस ज़माने में, डायर मीकन में, उसका नाम था ट्रिपल एक्स रम. डायर मीकन ट्रिपल एक्स रम. ओके. ओल्ड मॉन्क एज अ नेम केम लेटर. ओ. वो जब बोतल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन होगी कि इस बॉटल को हम यूज़ करेंगे, तो उस बॉटल के ऊपर यूज़ करने पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द नेम christening of Old Monk took place. But otherwise before that it was Dad Beacon Triple X Rum. ओके. सो सर, इससे थोड़ा पीछे की हिस्ट्री जो है मोहन मैकिन की और ये ओल्ड मॉन्क का, उसके बारे में थोड़ा बताइए. कहाँ से स्टार्ट हुआ जनरल डायर एंड ऑल? देखिए वो हिस्ट्री थोड़ी सी क्लाउडेड है, लोगों ने बहुत कुछ लिखा है. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दो कंपनियां थीं, डायर एंड कंपनी, मीकन एंड कंपनी, एंड दे मर्ज्ड टुगेदर. एक स्कॉटिश थी और एक आयरिश थी ओरिजिनल. तो मेरे ग्रैंडफादर वाज अ सप्लायर ऑफ गुड्स टू अर्स्टवाइल डायर मीकन, मरी ब्रूरी में जो रावलपिंडी में है, और यहाँ पर सोलन में और कसौली में. ओके. तो मेरे ग्रैंडफादर के बड़े घनिष्ठ रिलेशनशिप हो गए अंग्रेज़ों के साथ, उनसे जान पहचान, क्योंकि सप्लायर थे, मिलना था. तो उस मुलाकात के अंदर जब वो जाने लगे तो उन्होंने मेरे दादाजी से बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम इतना जानते हो इस बिज़नेस को, तुम इस बिज़नेस को ले ही लो हमसे. अच्छा. तो दादाजी ने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपसे ख़रीद लूँ इसको. तो उन्होंने कहा नहीं, या कोई जुगाड़ करो तुम ज़रूर, पर तुम ले लो ये हमसे, फिर हम आराम से यहाँ से चले जाएंगे. और वो बहुत जल्दी में थे जाने के लिए, बिकॉज पार्टीशन हो गई, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया डिक्लेयर हो गई. So they wanted to go back, they didn't want to stay here. Ultimately, as luck would have it, we knew कि जो मेरी माँ हैं और मेरी दादी हैं वो एक बहुत ही रईस ख़ानदान से बिलोंग करती हैं. अच्छा. अमृतसर से और ज़फ़रवाल दत्ता से. तो ज़फ़रवाल दत्ता पाकिस्तान में रह गया, अमृतसर इंडिया में ही है. तो दादी मेरी ज़फ़रवाल दत्ता में और ये इधर. इनके पास जो इन्होंने ज्वेलरी इकट्ठी की थी, जो शादी में लेके आई थी, वो ज्वेलरी इन्होंने गिरवी रखी और जो थोड़े बहुत पैसे उससे रेस करके अंग्रेज़ों को पेमेंट की और ये कंपनी खरीदी. क्या बात है. और वहाँ से फिर ये कंपनी चलती चलती 1965 में पंडित नेहरू ने सोलन फैक्ट्री पर रुकना था, सोलन ब्रोडी पर रुकना था. ओके. तो जब वो नीचे आए तो उन्होंने बोर्ड देखा तो वहाँ पर डायर मीकन लिखा हुआ था.
तो वहीं रुक के उन्होंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर डायर का नाम लिखा हुआ है। और जनरल डायर का वो बेटा था, भतीजा था, कौन था मुझे नहीं पता, कहते हैं बट आई कैन नॉट सर्टिफाइड। तो उन्होंने कहा भैया ये इस नाम की कंपनी में मैं तो पैर नहीं रखूँगा, इस आदमी ने बहुत हमारे देश के लोग मारे हैं। तो as luck would have it, my father, because he was very well connected with the political strength, उसके अगले साल ही हमने नाम बदल दिया कंपनी का। So from Dyer Meakin it became Mohan Meakin। ओके ओके। हमने डायर नाम ही हटा दिया वहाँ से। हाँ, ताकि पूरा का पूरा। और हम हटा नहीं सकते थे विदाउट परमिशन, बिकॉज ये रजिस्टर्ड कंपनी है, कंपनी लॉ बोर्ड का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो अगर हम चाहते भी तो हम अपनी तरफ से नहीं हटा सकते थे। ओके उसके लिए फिर हमें सब शेयर होल्डर्स से पूछना पड़ा, सब शेयर होल्डर्स ने अनुमति दी, उसके बाद कंपनी का नाम बदला। ओके। तो सर आप लोग मार्केटिंग तो ज़्यादा नहीं करते आप ओल्ड मॉन्क की, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसकी है, तो तो इतना बड़ा ब्रांड मार्केटिंग कैसे सर मैं बना? आपको बताऊं, मार्केटिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते। ओके। हाँ, मार्केटिंग ज़रूर करते हैं। हम वो काम करते हैं जिससे आपको याद रहे, इनको याद रहे कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। जैसे कि बाय बीइंग प्रेजेंट। आप एक शख्स को हर जगह अगर आप देखेंगे तो उसको ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, हाँ, क्योंकि आप हर बारी जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको वो सामने देखेगा। ठीक है। वो ढढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसकी ये है कि इसकी बोतल आइकॉनिक है, तो जहाँ पर आप देखते हैं पूरे शेल्फ में आपको सामने दिख जाती है। इस पर लेबल लगा हो या ना लगा हो, या इसके बीच में से मनी प्लांट निकल रहा हो, हाँ, ये पहचान बोतल जाते हैं पहचान ही जाती है। कि ये ओल्ड मॉन्क है। जी। सो हम एडवर्टाइज नहीं करते, हम वो काम नहीं करते जो दूसरी कंपनियां करती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जी किसी ने सोडा बना दिया, किसी ने कोई टेप बना दिया, किसी ने म्यूज़िक बना दिया, उसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके। हाँ, आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ, 1, 2, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ओ and 3, leave it to people like yourself to promote it। ओके, ग्रेट। सो लेट्स कम टू द फूड अगेन। आपने 3 किताबें लिखी और अच्छा मेरे को एक बड़ी आम भाषा में 4, हाँ चौथी भी आ गई आम भाषा में बता दीजिए व्हाई फूड हिस्ट्री मैटर्स। आपकी जो क्रिएशन है ना ईच इंडिविजुअल की, आप यूरोपियंस को देखिए, अफ्रीकन्स को देखिए, अमेरिकन्स को देखिए, जापानीज़ को देखिए, their connection with food is very, very deep. And that connection with food actually gives you the reference to who we are and how we have evolved. हर एक देश के अंदर कोई ना कोई एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, आपके अपने देश के अंदर भी इन्फ्लुएंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ इंडिया में खोपरे का क्या इस्तेमाल है, यहाँ खोपरा तो उगता नहीं है, साउथ इंडिया से आता है। हाँ। तो आप खुद सोचिए कि आपके अपने देश में यू हैव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री। लुक एट हमारे खाने में कितना कुछ बाहर से आया, टमाटर बाहर से आया, दुनिया जहान की सब्जियां बाहर से आई। हमारे यहाँ तो बैंगन उगता था, अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डोंट हैव एनीथिंग दैट इज़ रियली इंडिजिनस। ओके। तो बाहर सब चीज़ें बाहर से आई हैं। तो अब ये बाहर से कहाँ से आई हैं? आप ये जो मुगलाई खाना खाते हैं, कौन लेके आया है? ये ऑब्वियसली। उज़्बेक लेके आए हैं, कोई और नहीं है। उज़्बेक, आप आज उज़्बेकिस्तान चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ का जो तंदूर है वो हमारे तंदूर का बाप है। अच्छा। क्या क्या खेल है उनके खाने में, तंदूर में, आप हैरान हो जाएंगे। वो यहाँ तक के तंदूर में समोसे बनाते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, आप कभी कभी एफर्ट करिएगा ये जानने के लिए कि हम लोग जिन चीज़ों को अपना समझते हैं वो अपनी नहीं है, हमने उनको अडेप्ट ज़रूर किया है, उनको रिफाइन किया, उनको चेंज किया, उनको अप टू डेट लाए हैं। बट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फूड हैव कम टू अस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। पोर्चुगीज ब्रॉट फूड है। आपका सारा ईस्टर्न बेल्ट में जितना पनीर का काम है, छेने का काम है, जितना वो काम है, दूध के फाड़ने का काम है, सब पोर्चुगीज है, हमारा नहीं है वो। ओके।
हमारे लोगों ने वो नहीं किया, वो पोर्चुगीज ने किया। ओके। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ फूड पढ़ेंगे तो आपको अपनी हिस्ट्री खुद पता लग जाएगी। अच्छा। आप कभी ऐसा करिए कि यहाँ पर आजकल डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। हाँ हाँ, वो बता देते हैं कहाँ जी, से आप मैच अपना करके। डीएनए टेस्ट करवाएं, आप देखिए आप हैं कौन। हाँ, कि कौन से एरिया से आप बिलोंग करते जी हैं, कौन से बिल्कुल। वो उसमें आपका वो रह रहे इसमें हैं। यूरोप है, इसमें रशिया है, कईयों के चाइनीज़ हैं, कोई साउथ अफ्रीकन है, कोई पर्शियन है। अब कहाँ जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर्शियन ब्लड की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ओके। बिकॉज जब हम सेंट्रल एशिया से इधर आए तो पर्शियन इन्फ्लुएंस, बिकॉज पर्शियन सिविलाइजेशन इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन। तो वो जो अमेलगमेशन है, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेवलेंस ऑफ पर्शियन ब्लड। हमारे नामों में भी पर्शियन नाम है। नहीं, काफ़ी कुछ है। और आपने जैसे उज्बेकिस्तान की बात करी, तो बुखारा, अंदीजान, तो वहाँ से पूरे के पूरे मुगल तो आए ही हैं, तो वो मुगल उज़्बेकी थे वो। अच्छा। मुगल एक उसका कल्ट था, बट ओरिजिनली दे वर ऑल उज़्बेक। ओके। ओके, ये था पूरा का पूरा। या सो सर, आपने एक बार कहा था मटन इज द किंग ऑफ ऑल फूड और ऑल मीट्स, ऑल मीट्स। करेक्ट, क्यों आपको? स्पेशली गोट मीट। अच्छा। गोट मीट इज़ वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट, और स्पेशली जो गुजरात और राजस्थान से जो गोट का मीट मिलता है वो बहुत लाजवाब है। जो रोगन जोश वगैरह। वो तो कश्मीर में वो भेड़ से बनता है, अच्छा। वो गोट से नहीं बनता, अच्छा। भेड़। ओके। हाँ, तो कश्मीर से आपने याद आया, वाजवान आपने वो कताब जी, लिखा, तो आप किसी के शागिर्द भी हुए थे किसी साहब के, मोहम्मद आपने क्या नाम? बहुत बहुत पढ़ाई की है। हाँ तो 1989 में जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ हो गया कश्मीर में, तो हमारे रफ़ीक सादिक साहब, हमारे जान पहचान के वहाँ पर चीफ मिनिस्टर सादिक साहब के जो बेटे थे, उनका वहाँ के जो अच्छे घर हैं, बड़े घर हैं, उनका हर का वाज़ा होता है। वाज़ा मीन्स कुक, जो उनकी फेस्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, और वो वाजवान बनाता है। अच्छा। तो एक ये ट्रेडिशन है कश्मीर की, और यही ट्रेडिशन हिमाचल में है। अच्छा। वहाँ पर धाम बनता है, धाम, जो कांगड़ा, बोटी बनाते हैं। कांगड़ा वगैरह में। हाँ। सो अगर आप देखें धाम की जो ओरिजिन है और वाजवान की ओरिजिन है, आइडेंटिकल है। सिर्फ फ़र्क ये हो गया कि धाम वेजिटेरियन हो गया और वाजवान कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियन हो गया। ओके। हाँ। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट ओरिजिनली ये सिल्क रूट के रास्ते से जो लोग आए थे, मतलब मिडल ईस्ट से जो चले और चाइना जा रहे थे, वो इसी रास्ते से क्रॉस करके गए। ओके। ओके। तो वाजवान का किस्सा ऐसे हुआ कि अहद वाजा, मोहम्मद अहद, वो दिल्ली आए श्रीनगर से, और उनके पास यहाँ पर कुछ काम काज नहीं था, कमाई का ज़रिया ढूंढने। तो मैंने उनकी मदद की जितनी मैं कर सकता हूँ। उनको दिल्ली की सोसाइटी से मिलाया, यहाँ के होटलों से मिलवाया, कहा जी इस आदमी को पेट्रोनाइज करें। अब चलते 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 वो उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया अब तो। तो अहद मियाँ मेरे बहुत नज़दीक थे, बहुत प्यारे थे मुझे। ओके। तो एक दिन मैं ऐसे इत्तेफाक से उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप तो चले जाओगे, आप ये वाजवान की जो निचोड़ है वो मुझे डॉक्यूमेंट करने दीजिए। अच्छा। तो पहले तो बिल्कुल मना कर दिया, कहते मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे। मैंने कहा भैया क्यों आप इस बात के लिए सोचते हैं, आप ये एक बार डॉक्यूमेंट करवा दीजिए, ये प्रोस्टेरिटी के लिए कमाल की चीज़ हो जाएगी कि आज से 300 साल बाद भी कोई ये किताब उठाएगा तो उसको ये पता होगा कि ये डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, क्रेडिबल है क्योंकि पूरा पूरा। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की सारी कुजीन इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। ओ, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं हमारे पास। वो बता देते हैं इतना डलता था अब ये उन्हें दादी वो नानी ऐसे को। अब कह दिया किसी ने तो आपने सुन लिया, अब वो बना सही या नहीं बना किसी को पता ही नहीं है। तो अब अनलाइक फ्रेंच कुजीन, अनलाइक जापानीज कुजीन, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है, किताबें इतनी मोटी मोटी, एक एक स्टेप डिफाइन करता है वो कैसे बनना है। हमने वो किया नहीं, क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात मानी, तो उन्होंने एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि भैया जब तक तुम मेरे किचन में मेरे सामने वही डिश मेरे स्टैंडर्ड की नहीं पकाओगे, तब तक मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं करने दूंगा। क्या बात है। और इस पूरी जर्नी को 5-5.5 साल लगे मुझे। ओ माय गॉड। 36 रेसिपीज़ लिखने के लिए 5-5.5 साल लगे। इतना पैशन और 5 साल लगा दिया बट आपने। आप सोचें, जो मज़ा आया कि आपने जब रोगन जोश बनाया और अहद ने कह दिया कि ठीक बना है, अब आप सोचिए उसका जो मज़ा है।
मतलब वो अलग ही अल्टीमेट खुशी। That was the passion behind it. ओके, वैसे आप एक बार बता दीजिए वाजवान में कितना क्या क्या होता है। वाजवान में बहुत डिशेस होती हैं, बट मैक्सिमम 36 से लेके 42 डिश होती है। अच्छा और एक तरामी पे सर्व होता है, 4 आदमी खाते हैं, इतना बड़ा अच्छा, एक ऐसे। थाल होता है और 4 आदमी बैठते हैं और बीच में एक बड़ा माउंटेन होता है चावल का, और हर का खाना एक कोने में डालते हैं वो ऐसे। अच्छा आप उतने हिस्से से खाएंगे, एक दूसरे के खाने में आपने हाथ नहीं डालना। अच्छा अच्छा, वो और पर्टिकुलर। कमाल की बात यह है कि वो खाना अलग ही रहता है, आपका कभी एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं होता, ओके, क्योंकि उसके बीच में एक चावल की पूरी दीवार बनी होती है। अच्छा, हर साइड से। जी, तो वो तरामी में खाया जाता है। और इसका एक तरीका है, आप इसको तवक मांस से और सीख कबाब से शुरू करेंगे, उसके बाद आप मेथी मांस खाएंगे, उसके बाद आप यखनी खाएंगे, उसके बाद आप रोगन जोश खाएंगे, उसके बाद आप ऐसे करते 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 करते, और जितना आदमी का पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसके बेसिस के ऊपर उतना ही बड़ा वाजवान सर्व होता है। ओके, मैंने देखा है एक बार गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पार्टी वार्टी करते थे तो वहाँ पे वो वाजवान बनाते थे पूरा। उनका भी अपना ही वाजा है। अच्छा मेरा ख्याल है उनके वाजे का नाम शैतान वाजा है। अच्छा, शैतान। ये नहीं, वो वहाँ का नाम है, अच्छा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा, बट बहुत बड़ा नाम है वो। ओके। सो आप ये बताइए वाजपेयी साहब को आप कौन सी डिश खिलाते थे जब वो लाजपत नगर आते थे आपके पास? भैया कहाँ कहाँ से कहानियाँ निकाल के आ गए तो। और एक और भी तो आए थे मिस्टर पांडे जो त्रिनिदाद जी बिल्कुल, के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। वो तो कमाल ही हुआ था। वो तो घर पे ही धावा बोल दिया। देवेगौड़ा साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी फ़ोन आ गई उनकी एम्बेसी से कि जी सुना आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, तो पांडे जी आपके साथ खाना खाने आ रहे हैं, अपनी वाइफ और अपने एम्बेसी के लोग लेके। मैं बॉम्बे में था, तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ये लोग आ रहे हैं, आप आ जाइए वापस। मैंने कहा भैया ये लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो पूछा नहीं किसी ने, क्योंकि जो एम्बेसडर था इंडिया में उनका ट्रिनिडाड और टोबैगो का, वो हमारी जान पहचान में था, बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा, तो फिर वापस आया मैं, फिर उनके लिए खाना बनाया। कितना मुश्किल काम है साहब, एक एक मसाला उनकी लेबॉरेटरी में टेस्ट होगा, इंडियन एम्बेसी में, इंडियन लेबॉरेटरीज़ में, वो उसको ओके करेंगे और वो सील्ड पैकेट में आपके पास वापस आएगा, फिर उससे आपका खाना बनेगा। बिकॉज डेंजर्स बहुत हैं कि कभी किसी को कोई हार्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेवारी लेगा। ये तो बट बहुत बढ़िया शाम थी, वो गाना गाया उन्होंने, उनकी वाइफ ने भी गाया, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे वो। अच्छा अच्छा, तो पांडे जी तब से मेरे दोस्त बन गए। ओके। तो अभी भी उनकी और उनकी वाइफ उमा से मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती तो है। वो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे क्या पांडे? नहीं, पांडे रहते ही अच्छा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ओके। तो इंडिया से बहुत सारे लोग ऑफ इंडियन ओरिजिन चले गए वहाँ पर। अब आप देखिए कालीचरण क्रिकेटर, हाँ साउंड इंडियन बट ही इज नॉट इंडियन, ओके, but he is from Trinidad and Tobago. हाँ ये भी है। So there's a lot of Indian people like Mauritius, हाँ ये भी lot है of Indian मॉरिशस में। sounding names you will find all over the place. They're all because they migrated. They were taken from India as laborers, as workers, as office staff, but they were taken there by the English, by the Dutch, by the French. That's how they went there. और वाजपेयी साहब को क्या खिलाया आपने? या वो वाजपेयी साहब नॉन-वेज खाते थे? बहुत खाने के शौकीन आदमी थे और बहुत समझदार खाने के थे, बट स्मॉल ईटर, वो ज़्यादा बड़ा नहीं खाना खाते थे। हाँ, बहुत ही लिमिटेड खाना। तो लखनऊ में आते थे वो ज़्यादा, दिल्ली में बहुत कम। अच्छा लखनऊ में मेरे घर पे वो कोई 3 एक बारी आए। वो उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ही वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा हाँ, बट वेरी वेरी फाइन जेंटलमैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई नो। ओके। हाँ बिल्कुल, और पोएट थे, बिल्कुल पोएट। अच्छा, कविता सुनाते अरे थे? क्या बात था, उनके शौक का कोई मुकाबला ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ब्रिलियंट मैन। तो मुकेश भी आते थे आपके गाने वाने तो में? मैं आपको बताऊं, वो फिल्म इंडस्ट्री की आपको बात कर रहा हूं, तो मेरे फादर के बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, मुकेश, मन्ना डे, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, राज कपूर, प्राण। ओ प्राण। जी जी, प्राण की बेटी तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई हैं, अच्छा बॉम्बे में रहती हैं। तो ये सारे बहुत ही अजीज़ दोस्त थे। मुगल आज़म के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्या नाम था उनका, कौन? आसिफ। अच्छा क्या बात थी, बहुत बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे। तो
वो जब भी लखनऊ आए या डैड बॉम्बे जाएं तो उनसे मिलना मिलाना, उठना बैठना, घर पे आना, घर पे जाना, एक बहुत ही प्यार वाला माहौल था उनके साथ। तो अब भी करते हो आप ऐसी पार्टी वार्टी? नहीं सर, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जनरेशन चेंज होने की वजह से आज के जो यंगर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनकी मोटिवेशन और है, उनके अपने दोस्त यार होंगे। अमिताभ टाइप्स? नहीं सर, नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, अच्छा। मिला ही नहीं कभी, मैं इत्तेफाक से कभी मिला ही नहीं। अच्छा अच्छा। सर दूसरा एक कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इंडियन फूड के बारे में, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? सर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन इंडियन फूड की ये है कि इसमें मिर्चें बहुत होती हैं। हाँ, मसाले बहुत होते हैं, मिर्चे। हाँ, मिर्चें बहुत होती हैं, तो विच इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग, ओके। गलत है बिल्कुल। इंडियन फूड इज़ वेरी बैलेंस्ड। ये जो सड़क पे खाना बनता है ना और आजकल जो बनता है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया सारा। हर एक खाने में मेयोनीज़ है, हर एक खाने में चीज़ है, हर एक खाने में सिर्फ फैट के सिवाय कुछ नहीं है, और लोगों को अच्छा इसलिए लगता है। आजकल हमारे देश के अंदर सुशी बन रही है जिसके अंदर मेयोनीज़ डाल देते हैं। आई मीन आप पूछिए कि भैया सुशी में मेयोनीज़ का क्या काम है, बट क्योंकि मेयोनीज़ सब कुछ कैमोफ्लेज कर लेती है तो आप खा लेते हैं। तो आई थिंक बास्टर्डाइजेशन ऑफ फूड हैज़ टेकन प्लेस ऑल ओवर। वो यही नहीं है, दुनिया के हर एक कोने में देयर बीन सम लेवल ऑफ बास्टर्डाइजेशन। जहाँ पर खाना ओरिजिनली महलों में बनता था, वहाँ से चल के जब नीचे गलियों में आया, अब कहते हैं जी कि जामा मस्जिद का खाना है मुगलई खाना। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो है ही नहीं? वो इसलिए नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट्स महलों में यूज़ होती थी वो इंग्रेडिएंट्स इनके पास है नहीं। तो ये करीम वगैरह ये सारे वो अलजवार इंग्रेडिएंट नहीं है ना सर। आप इंग्रेडिएंट की डिटीरियरेशन देखिए कितनी हो गई है। तो खाना गिरते 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 यहाँ पर आ गया। ओ, सो अनफॉर्चुनेटली कई घर अभी भी हैं जहाँ पर आपको उस लेवल का खाना मिलेगा। ओके। आप शायद लिखने की भी सोच रहे थे वर्ल्ड सिटी के अंदर का जो नहीं, मैं इस समय तो बनिया जो मुगलाई मैंने cuisine के किताब ऊपर। अभी कंप्लीट की है कोविड के बीच में, वो अनडिवाइडेड पंजाब है, बेसिकली फूड ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, ओके। जो बहुत ही लाजवाब खाना है। तो उसमें उसमें क्या है मेन, किसके बारे में? मेन सर, अब अगर आप देखें कि जितना हमारा गोश्त है, जितना हमारा मीट की डिशेस हैं, वो तो चली गई पाकिस्तान। अच्छा हमारे पास रह गया वेजिटेरियन खाना सारा। अच्छा। तो वो जो खाना है हाँ। जो आपको गवाल मंडी में और गुजरांवाला में, सियालकोट में, लाहौर में जो मिलता है वो नहीं मिलता है यहाँ पर। भिंडी गोश्त टाइप बनाते हैं वो लोग। सब भिंडी गोश्त बनाते हैं, वो कहाँ मिलता है यहाँ? बड़े कम शेफ़ होंगे जिनमें हिम्मत है भिंडी गोश्त बनाने की। एक बार अभी मैंने पीछे पीछे बनाई लखनऊ में हाँ, भिंडी गोश्त, क्या बात है सर। अब वो बोलिए ना डायलॉग, लाजवाब, मजा आ गया। वो एंड में बोलूँगा मैं। अच्छा अच्छा, आपने एंड के लिए रखा है। अच्छा सर, दूसरा जो आपका जो ये वेंचर है गवर्नमेंट पासपोर्ट, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा तो गवर्नमेंट पासपोर्ट अब तो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। हमने कंपनी बेच दी थी आज से 2-2.5 साल पहले। तो हमारा टाई अप था टाइम्स इंटरनेट के साथ। टाइम्स इंटरनेट का एक सेक्शन था जिसका नाम था डाइन आउट। ओके। तो हम डाइन आउट के साथ काम करते थे, और फिर डाइन आउट एज अ कंपनी विद गवर्नमेंट पासपोर्ट हमने स्विगी को बेच दिया। अच्छा, आपने जी, स्विगी को दे स्विगी को बेच। तो अभी भी आप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो है वो तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी करता हूँ, इन द अच्छा, सेंस कि कोई भी स्टार्टअप अच्छा लगे उस पर पैसे लगा दो। उनका भी एक स्टार्टअप है। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा हैप्पी टू हेल्प। हाँ जी। इसके अलावा सर दिल्ली का जो सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा, जैसे बहुत मुश्किल सवाल है, कश्मीरी खाने के लिए जैसे चोर बेजारे टाइप्स, या बहुत मुश्किल सवाल है। फिर भी आप बता दो ये वाले अच्छे लगते हैं मेरे को, या फिर वो दूसरे वाले दोस्त नाराज हो जाएंगे। दोस्तों की बात नहीं है सर। हाँ। बात यह है कि खाना मूड पे खाया जाता है। हम्म। आज आपका मूड बड़ा कबाब खाने का है, आज आपका मूड काकोरी कबाब खाने का, आज आपका मूड फ्राइड मच्छी खाने का, आज आपका मूड कुछ भी नहीं खाने का है, आज आपका मूड सूप पीने का है। तो हर एक मूड को आप अगर लेके चलें, फ़र्ज़ किया आप घर आए, आपने बोला आज मेरा मूड यार छोले भटूरे का है, और सामने आपके कढ़ी चावल पड़ा हो, वो
बात नहीं बनती ना। हाँ। तो मेरा ख्याल है खाने के लिए जब लोग कहते हैं ना आपका सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट या आपका सबसे फेवरेट जगह या सबसे बढ़िया क्या है, आई हैव वेरी मेजर डाउट्स, क्योंकि मैं क्वालिटी जाके छोले भटूरे खा लूँगा, बट आई मे नॉट वांट टू गो बैक देयर इमीडिएटली 2 days लेटर। ऑब्वियसली, हाँ, नेचुरली। हाँ। सो आई कैन गो एंड हैव भल्लाज, बट जो मेरे घर में भल्ले बनते हैं वो बाजार में नहीं बनते, तो मैं क्यों खाऊं बाहर। सो रेस्टोरेंट्स आई पर्सनली थिंक इज अ कॉम्पोजिट थिंग। आप वहाँ पर सर्विस के लिए जाते हैं, एम्बियंस के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, दोस्तों यारों को मिलने के लिए, न्यूट्रल एनवायरनमेंट में जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इज द फैक्ट। ओके सर, एक चीज़ और और है। मैं सड़क का खाना बहुत कम खाता हूँ, अच्छा। मतलब ना के बराबर। अच्छा, गडकरी साहब तो बड़े शौकीन हैं सर सब के। बिल्कुल हो सकते हैं, उनकी उनकी आउटलुक है, मेरी नहीं, बिल्कुल अच्छा, सड़क का खाना नहीं खाता मैं। अच्छा कभी नहीं। नहीं, सर इसमें एक ये भी है, जितने भी आपने फूड और कुजीन बताए ये सारे थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो एक मिडिल क्लास और एक उससे भी थोड़े कम फैमिली में जिसके पास पैसे वैसे कम हैं, उन लोगों के लिए भी तो होगा कुछ फूड जो वो बना सकें कम पैसे में, रादर देन जो आपने डिशेज बताई वो तो सारी की सारी अबव द बेल्ट हैं। सर बिल्कुल भी नहीं, यही तो गलत फहमी है। आप क्या अच्छा। समझते हैं, अगर आप दम आलू बनाएं, उसमें क्या लगना है आपका? कश्मीरी खाने में आप दम आलू बनाएं या नदरू की यखनी बनाएं, नदरू इज लोटस स्टेम बें जिसको कहते हैं, उसमें क्या पैसा लगना है? अच्छा। उसमें दही लगना है, थोड़ा सौंफ का पाउडर लगना है, नमक लगना है, और साथ में आपको भें लगने हैं। अब उसमें क्या खर्चा हो जाएगा? हाँ, ये भी है। लोग समझते हैं कि महंगी चीज़ें डालने से खूब खाना स्वादिष्ट बनता है। नहीं, खाना स्वादिष्ट बनता है रेशियोज़ पे। आपका क्या रेशियो है? आपका हल्दी, मिर्च, कोरिएंडर, पुदीना, इसका रेशियो क्या है? और इसका रेशियो का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको स्वाद देता है। जैसे आप राग गा रहे हैं, 7 ही स्वर हैं सिर्फ, हाँ। सारे गामा पा धा नी सा, बस। अब आप देखिए उसकी राग रागनियाँ कितनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लोगों ने निकाल दी, और उनमें से कई ऐसी लाजवाब हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं। हाँ, ये भी है। राइट? तो आप 7 इंग्रेडिएंट ले लीजिए, उनसे जो मर्जी बना लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा, वो आप। आप प्याज को 10 स्टेजेस पे फ्राई करिए, उसका टेस्ट बदल जाता है। हाँ। आप उसको कच्चा छोड़ दें अलग है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें अलग है, उसको बेक कर लें अलग है, उसको जला लें तो अलग है, उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लें तो अलग है। ओके ओके। तो वही है, वो तो आप आपके खिलवाड़ पे ज़रूर नहीं है कि पैसा ही लगाना है आपने। ओके। तो आई थिंक ये मिसनोमा है दिमाग के अंदर कि खाना महंगा है। ओके। मेरे दादाजी कहते थे कि खाना कभी भी महंगा नहीं होता। अच्छा। और थोड़ा वेज फूड के बारे में भी बताओ आप। सो मैं वेज, इतना वेज खाना खाता हूँ। अच्छा। राजमा चावल, तो कढ़ी काले चने चावल, आपके फेवरेट हैं क्या? काले चने। अच्छा। तो हमारे घर के अंदर एक रीत है, आप मेरे ख्याल सब घरों में होती है, कि मंगलवार को कढ़ी चावल बनेंगे, थर्सडे को सफ़ेद चना बनेगा, सैटरडे को काला चना बनेगा, फिर वो। संडे को राजमा बनेगा। हाँ। वो ये एक ट्रेडिशन है, अभी इतनी चल रही है। तो फिर आपका कभी ये मूड नहीं होता कि आज ये खाने का मन नहीं है, फिर वो दोबारा वही वाली बात? इंस्टेंट उल्टा हिसाब होता है, यार एक हफ्ता हो गया सफ़ेद चने नहीं खाए, आज खाएंगे। अच्छा अच्छा, इस तरीके से। अच्छा सर, आप जब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में आप काफ़ी विनेयर्ड्स में घूमते हैं जी और वहाँ की लिकर देखते हैं और यहाँ की लिकर देखते हैं, तो मेजर फ़र्क आपको क्या लगता है? सर, हिंदुस्तान में अभी बहुत दूर जाना है हमें। अब हम समझने शुरू हो गए हैं कि हमें शराब के साथ करना क्या चाहिए था। तो जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी मार है वो है हमारी कंट्री लिकर। ओके वो ठर्रा जो मिलता है वो गलत है, उसको बंद कर देना चाहिए। ओके। बट प्रॉब्लम उसकी ये है, वो बंद हो नहीं सकता, क्योंकि गरीब आदमी को जो नशा है वो कहाँ से पूरा होगा। अगर आप कंट्री लिकर बंद कर देंगे तो वो अनकन्वेंशनल नशा करेगा, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ये भी और है। वो होता है। लोग जब घर की शराब बनाते हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उसमें अल्कोहल हो जाता है, एल्डिहाइड ऐसे आ जाते हैं जो आपको ब्लाइंड कर देते हैं, आपको मार भी सकते हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि इंडिया में इवॉल्व हो रही है, और आज के दिन तो इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है लिकर कि कमाल ही हो गया। आजकल तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है इतनी जिन्स पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगी जितनी इंडिया में आ गई हैं, और सब गोवा से आ रही हैं। हाँ, बड़ी बनती है वहाँ हाँ, पे।
डिस्टिलरीज में। जी बिल्कुल। और जैसे ये सिंगलटन का क्रेज और ये तो मैं आपको बताऊं, विस्की एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड ड्रिंक है, वेरी इंडिविजुअल ड्रिंक। तो विस्की तो मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं कह सकता कि कौन सी विस्की बेटर है कौन सी वर्स है, बट मेरी ओपिनियन में एक पैलेट के ऊपर जो आपकी विस्की बैठ जाए, जिसके साथ आपको सुरूर आए, आपको मज़ा आए पीने का, दैट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. 9 out of 10 times I have seen that people tend to follow a fashion. ओके। कि ये आजकल ग्लेन पीने का फैशन है, आज 18 साल पीने का फैशन है, 40 साल पुरानी विस्की का पीने का फैशन है. वो फैशन सब खत्म हो जाते हैं. अल्टीमेटली आप वहीं के वहीं वापस आएंगे जहाँ से आपने शुरू किया. जो आपको शूट करती है जी. अगर वो ले अब मैं आपको बताऊं, आई पर्सनली विल ड्रिंक ऑल काइंड्स ऑफ स्कॉच विस्की. सब टेस्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट माई गो टू विस्की इज स्टिल ब्लैक लेबल. अच्छा। हाँ, गो टू मतलब अगर मैं 50 विस्कियाँ देखूंगा और मुझे अनश्योर हूँ तो मैं कहूँगा यार मुझे ब्लैक लेबल दे दे बस. आई एम हैप्पी बिकॉज उसके साथ एक मेमोरी अटैच्ड है, एक टेस्ट अटैच्ड है. हाँ। अब आपने अगर विस्की पीनी ही शुरू ग्लेन लिविट से की या ग्लेन मॉर्निंजी से की या किसी और से की, तो आप हमेशा वहीं वापस जाएंगे. हाँ ये जब अनश्योर, गो देयर. सेम एज विद ओल्ड मॉन्क रम. हाँ When unsure, drink Old Monk. ड्रिंक और It'll never let you down. ऑब्वियसली। ओल्ड मॉन्क के कुछ लेजेंड्स बताइए ना सर। सर, ओल्ड मॉन्क की लेजेंड्स मेरे पास नहीं है, दुनिया के पास है. हाँ वो तो सबकी अपनी अपनी है। आई मीन मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, मुझे कैसी कैसी रील्स लोग भेज देते हैं. अच्छा। कोई उसके साथ चाय बना रहा है, कोई उसके साथ कबाब बना रहा है, कोई उसके साथ कुछ बन रहा है. मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है भैया. बट आई थिंक दैट्स वेयर द लेजेंड इज. At some point of time, it is something that one feels very humbled, very small. कि यार इतना प्यार, इतना रिगार्ड, इतनी केयर, इट्स अननेचुरल. और किसी ब्रांड के साथ नहीं होता ये. हाँ ये तो है। किसी ब्रांड के साथ नहीं होता ये, सिर्फ ओल्ड मॉन्क के साथ होता है. और whether he is a youngster or he is a middle aged person or an old person, आपको याद पता नहीं है कि कोविड के अंदर वो 7 लोगों ने रम की बोतल पास की थी एक से दूसरे को. अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से पकड़ा और उसको क्लिप करके नेक्स्ट आदमी को दे दिया. तो इस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी, उसने उसको पकड़ाई, उसने उसको पकड़ाई, और सब पीते गए रास्ते में. अच्छा अच्छा। सो जस्ट टू शो व्हाट दे वर डूइंग ड्यूरिंग कोविड. लॉकडाउन में बैठे कुछ नहीं था. लवली वीडियो दे मेड. इतने वीडियोज़ हैं कि मुझे कुछ, तो मेरे पास वो वेल्थ है ही नहीं आपको कहानियाँ सुनाने की. अच्छा। जो ब्रांड के पास है. ओके। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर हैशटैग ओल्ड मॉन्क डालिए, आपको इतनी कहानियाँ मिल जाएंगी क्या आप 2 साल लगे रहेंगे. बिल्कुल, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में कॉलेज में स्टार्ट भी इसी से करते हैं जी. और मेरी अपनी जो ओल्ड मॉन्क की स्टोरी है, आई एम ए टीटोटलर. तो जो लिक्योर्स जैसे हमने बात करा, तो कई बार क्या होता है कि जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसको गर्म पानी में थोड़ा सा ओल्ड मॉन्क डाला. जी. और वो मैंने पी है, तो वो मेरी मेमोरी है. तो उस तरीके से कि इससे हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे. और आप टी टोटलर शराब की बात कर रहे हो, वीडियो शराब पे बनाते हो, क्या बात है. नहीं आपके वो अंकल भी तो टी टोटलर थे, आपके ग्रैंडफादर भी टी टोटलर थे. वो कैसे करते थे ये सब? टी टोटलर, यस, दे वर नॉट रेगुलर ड्रिंकर्स. अच्छा. बट दे यूज्ड टू टेस्ट. सो टेस्ट से पता लगता है पूरा का पूरा? जी, सारा काम ही टेस्ट का. नहीं वो नॉट टेस्ट, अगर उसको क्या कहते हैं जो वो करना, फ्रेग्रेंस वगैरह क्या कहते हैं? हाँ जी, तो बेसिकली यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी तो स्मेल और टेस्ट की अकल होनी चाहिए. उसके बगैर तो ब्रांड बनेगा ही नहीं. ओके ओके. तो वो पीते नहीं थे बैठ के शाम को, शराब नहीं होती थी. हमारे घर में चलती भी नहीं, मैं भी नहीं पीता. अब नहीं पीते? नहीं, मैं बहुत साल पहले पीता, अब नहीं. ओल्ड मॉन्क वगैरह कुछ मैं बहुत कम अब. अच्छा, बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. हाँ, अब वो ज़रूरत नहीं है. अच्छा. तो प्रोडक्शन कैसा चल रहा है अभी इसका? टच वुड सर, क्या बोलूँ. अच्छा, बहुत ही बहुत बढ़िया. ओके. बहुत ही बढ़िया. ओके. आपको कुछ पूछना है? तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन जी. आप नहीं हो जाएगा. जी सर. जी, हमें एक तो ये जानना है कि ओल्ड मॉन्क
जनरली कहा जाता है एक सीजनल प्रोडक्ट है, राइट? कि विंटर में, जैसे मेरे सर्कल में तो सारे विंटर होते हैं भाई, कोक एंड कोल्ड मॉक, यू नो, या फिर मतलब किसी के साथ, या हॉट हॉट वाटर के साथ। हाँ भाई, ये कैसे तेरे आप को कुछ लोग पूछना है? इसको ब्रेक करते हो कि सर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये एक माइंड की परसेप्शन है कि ओल्ड मॉन्क विंटर में पी जाएगी, बट आप आर्मी में देखिए वो 12 महीने पीते हैं ओल्ड मॉन्क। आप नेवी में देखिए 12 महीने पीते हैं। इफ़ दे हैव टू ड्रिंक दे ड्रिंक ओल्ड मॉन्क। और मैंने ये देखा है कि लोग की टेंडेंसी ये है कि बिकॉज इट्स अ वेरी वार्म स्मेलिंग ड्रिंक, अगर आप उसकी खुशबू देखें तो आपको एहसास ये देता है कि गर्म चीज़ है ये। तो आई थिंक वो कनेक्ट है, बट उससे कोई ज़्यादा ड्रामेटिक फ़र्क नहीं पड़ता। यस, सीजनैलिटी है, जैसे बियर की सीजनैलिटी है। बियर समर में ज़्यादा बिकती है, विंटर में कम बिकती है। सेम इज़ आई थिंक विद ओल्ड मॉन्क एंड विस्की। तो स्पिरिट्स सेल लेस ड्यूरिंग द समर, मोर ड्यूरिंग द विंटर। आई थिंक इट्स अ सेट पैटर्न। राइट? एंड बीच में आपने एक नशे की बात की थी, नशा होता क्या है और लोगों को नशा करना चाहिए? मैंने व्हाट नशे इज की योर बात की। डेफिनेशन ऑफ नशा? नशा बीन सरूर। अच्छा, सॉरी, टुवर्ड्स द कैमरा। नहीं नहीं, हो जाएगा वो। सुरूर। हाँ हाँ। Nasha is surur. I mean, to be slightly engaged with yourself. ओके, That's what I call nasha. योर ओन वाइब, योर ओन ट्रिप। Yeah, correct. I mean, you are in your own world. ओके। नशा वो नहीं कि आप सड़क पे कर रहे हो कहीं पर आप बुरा हाल कर रहे हो, वो नशा नहीं है। अच्छा अच्छा। वो मत मारने का काम है। जी सर, आपको कब समझ आया कि विरासत में मेरे को दारू मिली है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको विरासत में दारू मिलती है। ये मेरी फिल्म का एक डायलॉग है नो लिक्योर वाले का। विरासत में दारू, सोचने वाली बात है। ये तो सवाल का मेरे पास अभी जवाब नहीं है कि मुझे कब रियलाइज़ हुआ। हाँ। मैं ख्याल है बचपन में ही इल्म हो गया था इस बात का कि हम शराब बनाते हैं और वो विरासत होगी। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी हमारे में। अच्छा। हाँ, हमारे घर के अंदर कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये नहीं करना। ओके। तो ये नहीं था कि खबरदार तुम सिगरेट पियो, सिगरेट खराब है या शराब खराब है, ये बात कभी हुई नहीं। ओके ओके हाँ, तो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग। ओके। या सो अभी कुछ और आपने क्यों नहीं निकाला? जैसे सोलन नंबर 1 आपने निकाला, ओल्ड मॉन्क निकाला, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट? तो हुआ क्या कि ओवर द इयर्स पहले तो हमारे पास इतने ब्रांड्स होते थे, बट जैसे जैसे बाहर की कंपनियां आती गईं वैसे वैसे वो अरीना सिकुड़ता गया। तो अल्टीमेटली हमने रियलाइज़ किया कि ओल्ड मॉन्क इज़ द फ्रंट रनर। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर एनर्जी ऑन 20 brands, we thought it'd be cleverer to stick to one. And I think that was a good strategy because it ultimately helped us to focus on one product and to make it grow and take it where it is today. ओके। I think we would have been losing out if we had got all the brands around. But yes, we do have presence in single malt. Solon Gold is our single malt. It comes from Solon. We have a new gin we have recently come out with. It's called IQ. ओके, आईक्यू। हाँ, अभी निकली है। Then we have got now variants of Old Monk. We've got Old Monk Coffee, which is doing very well now, and Old Monk Amber, ओके which is also doing very well now. So we have these variants. ओके। Old Monk Legend, which is the head of the monk. हाँ हाँ, वो पूरा का पूरा, वो बॉटल भी उसकी थोड़ा डिफरेंट है। So those are the variants, but the number one seller continues to be the original. ओके ओके। सो सर, एक आपने कहीं पे जिक्र किया था कि मेरी खुद की थोड़ा पर्सनल आइडेंटिटी के लिए मैंने ये कुकिंग को पैशनेट जो था मैं कुकिंग के लिए, उसको मैंने स्टार्ट आप किया। कभी सोचें सर कि अगर आप इतनी बड़ी विरासत आप इनहेरिट करते हो, आपको बोला जाता है कि आप ये हो, तो आप अपने लिए क्या करते हो? आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या किया? सो फूड एंड फूड रिलेटेड ऑपरेशंस बिकेम माय पैशन। और आज के दिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितनी प्यार मोहब्बत मुझे फूड रिलेटेड ऑपरेशन से मिली,
जो मेरी रीच है, जो मेरी जान पहचान है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, through television, through podcasts, through books. It allowed me to create a niche for myself in an individual capacity, where instead of being known by only Old Monk, you get known as also through food and all these stuff. correct. ओके एक जो दम पख्त जो बनता है तो उसके बारे में एक बड़ा हिस्टोरिकल लेजेंड है कि कुछ लोग ट्रैवलर्स पर्सिया से आ रहे थे तो वो लखनऊ में रुके और नवाब वहाँ से जो वो गुजर रहे थे बड़े किसी गरीब के वेश में, तो उन्होंने देखा कि मिट्टी के अंदर से खुशबू आ रही है, तो ये मिट्टी के अंदर से खुशबू क्या आ रही है, वो स्टोरी बताइए ना थोड़ा। अब आप कहेंगे ये स्टोरी है, इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। अच्छा 90 तभी आपने जो पहला सवाल पूछा था ना, वो बहुत अहम है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे पास कोई क्रॉनिकलाइज्ड हिस्ट्री नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। आप अब्दुल शरर की किताब पढ़ें तो उसके अंदर ही राइट्स अबाउट माश की दाल विच इज़ योर काली उड़द। ओके वो नवाब के लिए बना के ले गए और नवाब ने खाए बगैर वापस कर दी, तो उनको इतना गुस्सा चढ़ गया, जो रकबदार था उसको गुस्सा चढ़ गया, वो बाहर जाके उसने पेड़ के अंदर फेंक दी, जो मरा हुआ था उसने दाल फेंक दी। 4 दिन के बाद वो पेड़ जिंदा हो गया, उसमें जान आ गई। अब किसने देखा किसने बट ये रोमांटिसिज्म है खाने के साथ, दिस इज टोटल रोमांस। और ये दम पख्त वाला ये दमपुख्त तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट्स सब्स्टिट्यूटिंग एन अवन। हम जैसे अवन के अंदर खाना पकाते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से हीट क्रिएट करते हैं, तो दम पे खाना रखना भी वही है कि उसको थोड़ा सा आप अधपका छोड़ दें, पूरी तरह ना पके, उसको ऊपर से सील कर दें, नीचे से सील कर दें, उसको बंद करके अगर आप उसके ऊपर कोयला डाल दें, ओके नीचे भी कोयला लगा दें, तो वो अपनी ही हीट में रस्ता रहता है। ओके और उसको दम पुख्त बेसिकली कहते हैं। ओके ओके दम पे खाना बनाना। ओके आप आज भी दम पे खाना बनाते हैं, कोई ऐसी कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। बट आप अवन, आज क्योंकि अवन आ गया, उस ज़माने में अवन नहीं था, तो कैसे आप चारों तरफ से कैसे आप हीट क्रिएट करेंगे? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दम। ओके सिंस आई एम फ्रॉम हरियाणा, आपको हरियाणा के फूड का आप उसके बारे में बताओ थोड़ा कुछ। सर हरियाणा का फूड बाय इटसेल्फ मुझे नहीं पता। अच्छा आई मीन क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा कल्चर वल्चर है नहीं फूड का। आपके पास इन्फ्लुएंस जो भी है वो पंजाब का है, हाँ बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ पंजाब। तो अगर आप देखें जो आपके बॉर्डर एरिया है, एक तरफ तो पंजाब का इन्फ्लुएंस है, एक तरफ राजस्थान का इन्फ्लुएंस है। आपकी अपनी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा हरियाणा का अपना कोई खाना नहीं है जिसकी हम कोई बात कर सकें। वो दूध दही वाला सॉर्ट। हाँ हाँ अब वो तो सब जगह है, जहाँ दूध दही है वहाँ दूध दही, हाँ बट हरियाणा का अपना कोई खाना नहीं है। ये भी है। Yeah. अच्छा आपके सिस्टर्स वेडिंग में काफ़ी दूर दूर से शेफ़ आए थे और वहाँ से अवधी, रामपुर वाले और अलग अलग जो पंजाबी, तो वहाँ से आपने एक बार लिखा था कि मैंने बहुत उन शेफ़ के साथ रह के सीखा कि कैसे कैसे बना रहे हैं। सिस्टर की वेडिंग नहीं थी सर, वो मेरे बेटे की वेडिंग थी। अच्छा आपके बेटे ताज पैलेस पे थी, और वहाँ पर ताज वालों ने क्या किया कि हिंदुस्तान के मेरे ख्याल है सारे होटलों से एक एक शेफ़ बुलाया, अच्छा और उन्होंने वो खाना सर्व किया था। ओके तो वो आपने सीखा पूरा? नहीं सर, मैं आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद शेफ्स। मेरा तो एक पैशन है, मेरे पास कोई शेफ़ आ जाए और उसके साथ ही बैठ के आई कैन स्पेंड द इवनिंग। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके सो सर बस अब लास्ट में एंड करते हैं और कुछ चाय वाय पीते हैं और कुछ कोई एक डिश आप चख के बताओ जो आपका फेवरेट डायलॉग उस पर फिर आ जाए। सर मैं डिश के बगैर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की बातचीत आपके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा थैंक यू सो मच। और आप याद रखिएगा, ये इतना मज़ेदार है कि आपने फ्री फ्लो में पूरी कॉन्वर्सेशन करी। ये आपका बड़प्पन है और आपकी वाइब्स हैं जो इतनी ओपन आपने हमारे को मतलब बिल्कुल इजी कर दिया, तो इसलिए ये थे रॉकी मोहन सर। और रॉकी मोहन सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, इतनी खूबसूरत बातें इन्होंने बताई और भी अभी थोड़ा 4-5 मिनट हम इनसे बात करते रहेंगे कैंडिडली। एंड थैंक यू सो मच। ओके मज़ा आ गया। मज़ा आ गया।